मेरे हिसाब से इस बार का मतदान जो है वो बियॉन्ड कैलकुलेशन। जब जब बिहार में 60% से ऊपर आज तक वोटिंग हुई है, महिलाओं के हक में या महिला एनडीए के हक में वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा तो योजनाओं के सहारे सरकार की वापसी तो हो ही रही है और कि अगर वोटर रेवड़ियों पर ही वोट करेगा तो आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ रेबड़ी एक संज्ञा है, शब्द है। पीके के लिए एग्जिट पोल में माहौल क्यों नहीं दिख रहा है? प्रशांत किशोर ने एक खो खो का खेल खेला बिहार में, खो खो का खेल खेला। खो आपने खेला होगा कि बिहार में कुछ लोग नेताओं को जिताने का रोजगार करते थे। जो एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को थोड़ा डरा दिया। उन खबरों के आधार पर मैं ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की ओर जाती हुई दिख रही है। बिहार में इतिहास में ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं का कोई इकलौता नेता है तो वो नीतीश कुमार है। इनका दंश है, आज कोई नया नहीं है। बेरोजगारी है, कोई नया नहीं है। एक चीज और इसमें मार्के वाली है जो आप बोल रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा इंडोर्स कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जब जब कहे कि बेटे के लिए वोट कीजिए, प्रशांत किशोर जब जब कहे कि अपने विकास के लिए वोट कीजिए, तो उनके निशाने पर आ जा रहे थे लालू प्रसाद यादव। भोजपुरी जो गाना इधर चला और उस गाना को जिस तरीके से भाजपा वालों ने डिकोड करके लोगों को समझा दिया, वो उनके दिमाग में डाल दिया कि भाई जंगल राज था कैसा और जंगल राज आएगा तो कैसा आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में मतदान खत्म हो चुका है। एग्जिट पोल के साथ ही तमाम तरीके की जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी आ चुके हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन एग्जिट पोल में आगे है, कौन पीछे चल रहा है। और इन तीनों के बीच में एक निकलकर जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आई है वह है कि बिहार में सियासी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर से लेकर के मजार तक जाकर के आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इन अंदेशों को जता रहे हैं कि बिहार में मतगणना के दिन कई किस्म के उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। वह परोक्ष तौर पर यह भी संकेत दे रहे हैं कि बिहार में जिस दिन मतगणना होगी यानी कि 14 नवंबर को, उस दिन बिहार में कुछ उलट पुलट सत्ता पक्ष की ओर से किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच बिहार की सियासत में हुआ क्या? मतदान से लेकर के अब मतगणना के बीच में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं न्यूज फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र। आप दोनों से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पूरा का पूरा जो चुनाव रहा वह कैसा रहा, चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वह किस दिशा में संकेत कर रहे हैं और क्या एग्जिट पोल सही है। तो हम सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं अपने सहयोगी धीरेन्द्र के साथ। धीरेन्द्र, आपने पूरा चुनाव देखा और चुनाव में आप कई जगहों पर भी गए, तमाम चीज़ें आप देख करके आए। आखिर चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि एग्जिट पोल एनडीए की ओर है? ये देखिए, एग्जिट पोल एनडीए की ओर है, ये पॉलिटिकल पंडितों का एक अपना मैथमेटिक्स होता है, शेफोलॉजिस्ट का एक अपना कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन के आधार पर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कई बार एग्जिट पोल सफल भी रहा जैसा कहा गया और कई बार एग्जिट पोल नकारा भी गया। लेकिन दो चीज़ें बिहार विधानसभा चुनाव जो वर्तमान में समाप्त हो उसको लेकर महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि मत प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले तकरीबन 10% के आसपास अधिक है जी। अब सेफोलॉजी का जो गणित है उस गणित में 5% का स्विंग होता है तो वो प्रेडिक्टेबल होता है, वो आसानी से समझा जा सकता है कि ये स्विंग किधर जा रहा है। लेकिन ये मान्य गणित के मुकाबले ये डबल जा रहा है, ये तकरीबन 10% का उछाल है। मैं जहाँ तक सेफोलॉजी को समझता हूँ, मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में जितना राजनीति को देखा है और जितना चुनाव को समझा है, मेरे हिसाब से इस बार का मतदान जो है वो बियॉन्ड कैलकुलेशन है। अच्छा, अब आते हैं कि जो फिर भी बियॉन्ड कैलकुलेशन है तो तमाम पॉलिटिकल पंडित मेरे से ज़्यादा ही योग्य हैं। वो अगर बता रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में लहर है तो उनके पीछे, इस बात के पीछे दो चीज़ों का तर्क वो दे रहे हैं। एक, महिला वोटर्स का बाहर निकलना, और दूसरा, छठ पर्व में जो बाहर से प्रवासी बिहारी आए वो रुक गए, उनके रुकने के कारण मतदान बढ़ा। और तीसरा तर्क जो कि सशक्त तर्क है, 3 से 4% का जो उछाल है वो एसआईआर के कारण भी है, वोटर लिस्ट में जो सुधार हुआ। अब ये मतदाता और प्रवासी
यही दो वर्ग ऐसे हैं जो एनडीए की ओर इस स्विंग को दिखा रहे हैं या जिसको पॉलिटिकल पंडित एनडीए की ओर मान रहे हैं। महिलाओं को अगर लेते हैं, ये जो महिला और प्रवासी की बात मैं कर रहा था, महिलाओं के हक में या महिला एनडीए के हक में वोटिंग कर रहे हैं, ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि महिलाओं की आर्थिक सशक्ति के कारण नीति के कारण नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये महिलाओं को दिया और कहा कि अगर आपकी योजना सरकार को लगेगा कि ये व्यापार के मामले में फलीभूत होने वाली है तो आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा 6 महीने के अंदर। और करोड़ों की संख्या में महिलाओं को 10,000 रुपया ट्रांसफर हो गया। एक बात। दूसरी बात, 125 यूनिट बिजली फ्री करना। आप घर परिवार वाले हैं, आप कमाते हैं, लेकिन घर चलाने की चिंता आपकी पत्नी को होती होगी। ये जो घर का बजट कम हुआ 125 यूनिट बिजली फ्री करने के कारण, और कई जो कमजोर तबके के लोग हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनका बिजली बिल लगभग 0 हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वृद्ध लोगों का पेंशन, दिव्यांग लोगों का पेंशन जो 400 से बढ़कर 1100 किया गया। ये 3 ऐसे मौलिक मुद्दे हैं जो चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने डिलीवर किया और उसका परिणाम निकल कर आ रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है उस पर एनडीए अपनी दावेदारी कर रही है और पॉलिटिकल पंडितों को भी ऐसा लग रहा है कि ये वोटिंग जो है वो एनडीए के फेवर में जा रहा है। लेकिन मैं एक विषय और है जो एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिखता है, मैं उसको भी कोट करना चाहता हूं। पिछले 2 साल के अंदर में 4 लाख के आसपास सरकारी नौकरी हुई सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में। जिस प्रदेश में लोग नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते थे, जिस प्रदेश में लोग बीएड की डिग्री लेने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी करते थे, जिस प्रदेश में लोग बीएड की डिग्री लेने के बाद दूसरे प्रदेश में प्राइवेट नौकरी की तलाश करते थे, उस प्रदेश में बीएड के डिग्री धारकों को उनके घर में नौकरी दी गई। लिहाजा जो एनडीए के पक्ष में जो कैलकुलेशन जा रहा है, जिसका दावा किया जा रहा है सेफोलॉजिस्टों के द्वारा, ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ हैं, 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जो मान्य गणित से अधिक मतदान होने के बावजूद, जहां पर सेफोलॉजी समाप्त हो जाता है, जहां पर सेफोलॉजी दम तोड़ देता है, वहां पर भी सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये दम नहीं तोड़ रहा है, ये जो उछाल है, ये उछाल एनडीए की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मैं आता हूं आपके पास फिर से। मैं अब न्यूज़ 4 नेशन के प्रधान संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ज़मीनी स्तर से लेकर के तमाम नेताओं से मिले, कई लोगों से मुलाकात की, कल भी आप लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से घूम करके आए हैं। आखिर ऐसा क्या देखने को मिला ज़मीन पर जिसने नीतीश सरकार के प्रति इस प्रकार का भरोसा जताया जो एग्जिट पोल में एनडीए इतने बड़े उछाल के साथ सामने है? देखिए, 2-3 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर बिहार के इलेक्शन के इतिहास पर, विधानसभा के इलेक्शन के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो उसको भी समझना होगा जी। बिहार के इतिहास में एग्जिट पोल तो आ गया जी। हम भी पूरे चुनाव जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ गए, उससे पहले भी गए, लोगों से मिले, बातें की, और सरकारी योजनाओं पर भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे थे और घोषणाओं पर भी नज़र रख रहे थे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर था क्या? जो जिन निकलता है वो किसका जिन निकलता है? तो पहले इसकी बात, आखिर एग्जिट पोल जब 9 पॉइंट कुछ प्रतिशत, तकरीबन 10% के करीब वोट में भारी उछाल आया, आज़ाद भारत के इतिहास में, मतलब बिहार में कभी भी इतना वोटिंग बिहार में नहीं हुआ जी। तो ये बड़ा संकेत है कि आखिर जब इतना प्रतिशत वोटिंग हुआ, 60% से ऊपर वोटिंग हो गई, तो क्या नीतीश सरकार वापस आ रही है? क्या नीतीश के पक्ष में हवा है? अब थोड़ा अगर कैलकुलेशन को देखते हैं, जब जब बिहार में 60% से ऊपर आज तक वोटिंग हुई है, 1990 62 पॉइंट कुछ, 1995 61 पॉइंट कुछ, 2000 62.57 या कुछ ऐसा। तीनों बार लालू राबड़ी की सरकार वापस हुई। बिल्कुल। अब ये कह सकते हैं कि पहली दफ़ा सत्ता में नहीं थे तो वापस हुए, दूसरी दफ़ा सत्ता में थे तब वापस हुए, तीसरी दफ़ा सत्ता में थे तब वापस हुए, और उस समय राबड़ी देवी की सरकार थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी 2000 में। 5-6% के वोटिंग में 2010 में 6% वोट में उछाल आया था,
सरकार नीतीश की वापस आई थी और 206 सीटों पर जीतने में एनडीए कामयाब हुआ था। माने ऐतिहासिक जीत थी। आरजेडी करीब करीब सिमट गई थी। लेकिन इसको इस अंदाज से भी नहीं लिया जा सकता कि जब जब 60% से ऊपर वोटिंग हुई तब तब लालू राबड़ी सरकार वापस आई। इसी से क्या हम माने क्या मतलब जनता, दर्शक, पत्रकार इसको समझ सकते हैं कि क्या फिर 60% से ऊपर वोटिंग हुई तो क्या फिर लालू राबड़ी सर रिटर्न हो सकते हैं? नहीं, तो जैसे आप जो बता रहे हैं आंकड़े, जो इतिहास के आंकड़े आप बता रहे हैं, तो इसका तो एक यह भी संकेत है ना कि 60% से ज़्यादा का मतलब लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत होना, और एग्जिट पोल इससे विपरीत इशारा कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या, लेकिन प्रियदर्शन इस बात को समझना होगा। तब परिस्थितियाँ कुछ और थी। 1990 में जो जाति आधारित राजनीति थी उसमें सवर्णों के बीच ही कसमकस चलता था। और सामाजिक तौर पे यह धारणा था, राजनीतिक तौर पे यह, सियासी तौर पे यह धारणा था कि लोग इन्हीं जातियों का पूर्णतः वर्चस्व है राजनीति में, और उसका लाभ अति पिछड़े और पिछड़ों को नहीं मिल पाता, दलितों को। प्रतीकात्मक तौर पर एक दो नेता होते हैं। लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए, 324 सीट बिहार विधानसभा में, 73 सीटों पर कांग्रेस सिमटी और एकदम लैंडस्लाइड हुआ। ऐसा एक और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप लगातार, यही चुनाव नहीं, पिछला एक लंबा इतिहास आपने स्वयं देखा है चुनावों का, क्या सरकारी योजनाओं की जैसी चर्चा इस बार जमीनी स्तर पर आम लोगों के बीच थी? आपने पिछले चुनाव के दौरान कभी ऐसा देखा कि जो लोक हितकारी योजनाएं सरकार की ओर से की जाती हैं या अलग अलग घोषणाएं की जाती हैं, उसकी इस कदर आम लोगों में चर्चा हो और उसका इस बार नीतीश कुमार फायदा लेने में सफल हो सकते हैं? चर्चा तो आप इससे पहले झारखंड का चुनाव देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार वो मैया योजना या कोई योजना थी ला करके वापस हो गई। अब चले जाइए लाडली योजना महाराष्ट्र में, आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, वहाँ भी कोई योजना है। तो योजनाओं के सहारे सरकार की वापसी तो हो ही रही है, और अंतिम समय में जब उन्हें लगता है कि इलेक्शन में हम जा रहे हैं, सरकारी घोषणा करते हैं, और उसके बाद अब तो बिहार में तो स्थिति देखिए आप कि चुनाव चल रहा है, उस बीच उनके पास पैसा जा रहा है। हाँ, 10,000 रुपये जो गए 10,000 जी, 1,40,00,000 जीविका जो है उसके पास ये पैसा गया, तो साधारण चीज़ थोड़े है जी। बहुत साधारण तो 7 करोड़ मतदाता है ना यहाँ। अच्छा, मैं फिर से हम थोड़ा सा विषयांतर नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कि जिस 60% वाट और एग्जिट पोल पे हम लोग हैं, कि एग्जिट पोल का कैलकुलेशन जो कहा जा रहा है, और पोल ऑफ पोल्स जो है 158 सीटों पर ले जाके पटक दे रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात। मैं खुद 15-20 दिन पहले धीरेन्द्र से बातचीत में और कहीं बातचीत में, आपसे बातचीत में कहा करता था कि 140 से 160 सीटों के बीच सरकार की वापसी हो सकती है। अब उसमें कितना कितना बाइफरकेट करके हम नहीं मतलब सक्षम है बता पाने में अभी, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि एग्जिट पोल कितना सही होता है। एग्जिट पोल कई दफ़ा औंधे मुँह गिरता है, पिछले दफ़ा लोकसभा चुनाव में गिरा, लेकिन क्या बिहार में एग्जिट पोल सही साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं जितने दिनों ज़मीन पर रहा तो हम ज़्यादा टारगेट उनको कर रहे थे जो जिन निकलता है, जिसकी लालू प्रसाद यादव बात करते थे। मुसलमान यादवों को तो लालू प्रसाद को वोट मिलता ही था, लेकिन जिन कौन निकालता था? जिन निकालता था ईबीसी जी, अति पिछड़ा क्लास। संभवतः 36% उनका जाति गणना में दिखाया गया है, उनको टोटलिटी में मिला के, जिसमें निषाद, मलाह में ही कई जातियाँ हैं, केवट, फिर उसके बाद आपको बढ़ई, बैस, कुम्हार, बहुत सारे हैं, SC ST में अलग हो गए। तो क्या 36% वोटों का मूवमेंट, वही शांति और सुरक्षा? हम ऐसे कई लोगों से मिले, कल भी मिले हैं, जिन गाँव में, वैसे सुदूर गाँव में गए जहाँ सड़क से हम 2 किलोमीटर उतर के गए, और जानबूझ करके EBC गाँव में गए जहाँ अति पिछड़ी जातियाँ रहती हैं। एक सुर से सबों ने कहा कि नहीं, हम वोट विकास को देंगे, शांति सुरक्षा को देंगे। मतलब साफ था, आप साफ तो पूछ नहीं सकते, लेकिन मतलब साफ था कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो सरकार विकास कर रही है, खुल करके नाम लोग नहीं ले रहा था, लेकिन स्पष्ट दिख रहा था कि सियासी तौर पे ये बहुत सजग हैं, इनको जो लाभ मिल रहा है वो पता है, इनमें जो इनको जो शांति और सुकून, मान लिया कि गए कमा करके आए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप का कल का एक्सपीरियंस में देख भी रहा था, आपने कहा कि 90, 95, 2000 तीनों में वोट का इजाफा या 60+ वोट है।
तीनों चुनाव में जो सत्ता में थी वो वापस आ गई, ठीक है। लेकिन जब वोट परसेंटेज 2005 में गिरा तो वो रिप्लेस हो गए। 2005 में वोट परसेंटेज गिरा और लालू प्रसाद यादव रिप्लेस हो गए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 2005 में बंटवारा हो चुका था, तो जो क्षेत्र बट के गया था वहां लालू यादव की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं थी, वहां पर भाजपा की पकड़ थी। तो क्या ये उस ट्रैक पर पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं की वापसी होगी? पहली बात। दूसरी बात, जो योजनाओं पर सवाल आपने किया, मैं समझ रहा हूं कि चाहे वो 10,000 रुपया देना हो, बिजली बिल की माफ़ी हो, या फ्री बिजली का मामला हो, या वृद्धजनों को पेंशन बढ़ाने वाला मसला हो, ये तमाम फ्रीबीज हैं। तो मतदाता अब मुद्दा पर ना आकर क्या रेवड़ियों पर वोटिंग कर रहा है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, ये जो बताया जा रहा है कि एनडीए ही वापस में आएगी, ये उस पॉलिटिकल ट्रैक को पकड़ते हुए कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज बढ़ने पर सत्ताधारी दल की ही वापसी होती है, इसलिए ये वापस आ जाएंगे। ये दो प्रश्न है, ये हम आपके प्रश्न से और एंगल निकाल के मैं रख रहा हूँ, इनका जवाब से चाहिए कि क्या वो पॉलिटिकल ट्रैक पर कहा जा रहा है कि इनकी वापसी होगी, पहली बात। और दूसरी बात, योजनाएं समाप्त हो गई, रेवड़ियों पर मतदान होता है। इसके साथ ही साथ एक और सवाल है ना कि तेजस्वी यादव भी इसी प्रकार की घोषणाएं कर रहे थे, और प्रशांत किशोर ने भी बाकायदा पिछले कई महीने पहले ही कहा है कि हम किन किन लोगों के लिए क्या क्या काम करने जा रहे हैं। तो आखिर क्यों भरोसा नहीं कायम दिख रहा है? जो एग्जिट पोल बता रहा है, क्यों तेजस्वी और प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं दिख रहा है? एक यह सवाल भी आप जोड़कर बताएं। देखिए, एक चीज़ तो पहले कह दें, पहला सवाल जो धीरेन्द्र का था कि 3 बार सत्ता में, जो पहली दफ़ा जो सत्ता में लालू आए जब 62% इलेक्शन, तब सत्ता में नहीं थे वो। उस समय एक वेव चल रहा था, वो हम क्या, 1995 उच्च जातियों के खिलाफ एक पूरा माहौल वो फोर्स की आंधी में, और उसी के आंधी पे के आधार पे ये लोग सत्ता में रहे, उच्च जातियों का जितना ये करके, और फिर जातीय गोलबंदी हुई। चलिए उसको अलग करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे आपके, कि योजनाओं का, रेवड़ियों का फलना। तो ये तो सीधा स्पष्ट है, जनता लाभ लेना चाहती है। आप लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोकसभा चुनाव चाहे 2019 हो, 2024 हो, या उसके बाद का चुनाव हो, सीधी सी बात है, अनाज मिल रहा है, खाने को कौन देगा? मोदी बेटा है, मोदी फलना, मतलब एक पॉकेट, एक जो एक पॉकेट कह रहा है, हाँ, एक पैकेट कह रहा है ना भाई, कि अब कहीं गए, किसी एक पॉकेट में चले गए, जहाँ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं है, विकास नहीं है, फला नहीं है। तो जातीय आधारित राजनीति के तहत जिन जातियों ने अपना बिल्कुल समर्पण कर रखा है किसी खास पार्टी के प्रति, उनकी बात न कीजिए। अब इसमें कहाँ कोई शक है कि यादवों के गांव में जाइएगा इक्का दुक्का छोड़ करके, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। माई समीकरण है उसका। अब उसमें एक और समीकरण जुटा एम मल्लाह का, लेकिन निषाद जातियों के वोट के बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं मिला है। उधर उत्तर बिहार में उसमें ये हुआ, डिवाइड हुआ है। अब रेवड़ी तो बट ही रहा है ना। मोदी ने कुछ दिन पहले कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि रेवड़ियों को लेकर के उन्होंने कई तरह की बातें की थी, लेकिन बिहार में हुआ क्या? अंतिम दौर में आंगनबाड़ी, अंतिम दौर में जीविका, अंतिम दौर में बिजली फ्री, सब चीज़ हुआ ना। तो रेवड़ी तो ही बांटी गई, पेंशन बढ़ाया गया, जबकि पेंशन, वृद्धा पेंशन बढ़ाना उनका ये था कि हाँ बढ़ता है, 1100-400 रुपये में कुछ नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जनता अगर आपकी योजनाओं से सीधे तौर पे प्रभावित हो रही है तो और खास करके वोटिंग के समय, तो उसको तो दिखता है ना। जैसे इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर वाली, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि अगर वोटर रेवड़ियों पर ही वोट करेगा, मतदाता अगर जो इस तरीके के लोक लुभावन चीज़ों पे ही वोट करेगा, तो फिर बिहार में इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो फिर बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। तो फिर नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैनिफेस्टो में जो लिखा जाता है और जो किया जाता है, चाहे सरकार जिसकी हो, तो ये तो आम मतदाताओं को भी इस मामले में सजग होना होगा। अदरवाइज जो लोग पलायन का रोना रो रहे हैं, जो लोग रोजगार का रोना रो रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री का रोना रो रहे हैं, वो रोते रहेंगे। आप रेवड़ी पर वोट करते हैं। देखिए, मैं सर के पास आऊँ, इसके पहले एक और आपको बताऊं कि सरकार लोक कल्याण के लिए ही होती है, सरकार कोई बिजनेस करने के लिए नहीं होती है। सरकार जब लोक कल्याण के लिए होती है तो जरूरी है कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, वह जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, उनकी जिम्मेदारी को निभाने
कमाने के लिए भी सरकार लोक कल्याण की योजनाएं चलाती है, पेंशन योजना चल रही है, तो आखिर पेंशन योजना क्यों नहीं बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, या जो भी उससे प्रभावित लोग हैं। तो खैर हम सर के पास फिर से आपके सवाल के साथ आते हैं कि क्या लोक कल्याण की योजनाएं रेबड़ी हैं? रेबड़ी नहीं, थोड़ा सा, लेकिन हम लोग विषयांतर हो जाएंगे क्योंकि जनता समझना चाह रही है कि एग्जिट पोल जो है वो सच कितना कितना झूठ और क्या होगा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को रेबड़ी से तुलना करना, इनके कहने का मतलब कि उद्योग हो, वो खुद कमाएं। जैसे असहाय लोग वृद्ध हैं तो उनके पास तो चला गया भाई, 1100 रुपया मिल रहा है तो उनके लिए आसानी है, वो तो साफ कहते हैं कि बेटा 200 रुपया नहीं दे पाता तो हमको मिल रहा है। दूसरी तरफ रेबड़ी एक संज्ञा है, शब्द है, तो उसको विरोधी दल या जो समाज के विश्लेषक हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, उनकी अलग अलग धाराएं हैं, दक्षिण पंथ है, वाम पंथ है, उसमें अलग अलग सोच है। लेकिन एक सामूहिक चीज़ तो होनी चाहिए कि युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग को तो ये दिया नहीं जा रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने ऐसी घोषणाएं की। युवा वर्ग के लिए भी सर दिया जा रहा है ना, जैसे जो स्नातक किए हुए हैं उनके लिए हर महीने के लिए 1000 रुपये की योजना है। तो सरकारी नौकरी भी बहुत नहीं दे सकते हैं, ये भी बात है जी। अब उसमें रेबड़ी वाली बात भी कुछ सही लगती है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का कई तरह का स्वरूप होता है, उसको रेबड़ी कहना उचित हाँ, रेबड़ी कहना नहीं, रेबड़ी कहा जा, अब इलेक्शन के समय बांटेंगे तो रेबड़ी ही होगा ना, बाकायदा रेवड़ी ही कहा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के समय आप बांटिएगा तो रेबड़ी ही होगा। अच्छा, मूल विषय ये है कि देने के लिए मैं एक सवाल के साथ, ठीक है ठीक है, उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन पहले एक और सवाल मैं अब धीरेन्द्र से ले लूंगा। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि इस चुनाव में केवल एनडीए ही नहीं थी जिनके पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहा है, बल्कि इस चुनाव में तो काफ़ी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके रौंदे। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर न केवल इन महीनों में बल्कि पिछले आप देखिएगा 2 साल से पूरे बिहार की पदयात्रा से लेकर के तमाम गांव जिले घूम करके चले आए, लेकिन उसके बाद भी पीके के लिए एग्जिट पोल में माहौल क्यों नहीं दिख रहा है, और एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की बात धीरेन्द्र, प्रशांत किशोर के लिए माहौल इसलिए नहीं दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो दिखाया और जो किया उसमें आसमान जमीन का गैप है। प्रशांत किशोर को पसंद वो वर्ग कर रहा था जिनको बिहार की परंपरागत राजनीति से मुक्ति लेकर बिहार के लिए विकासशील राजनीति की आधारशिला रखनी थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कमिटमेंट दिया कि हमारे सारे कैंडिडेट्स नए होंगे, वो नहीं हुआ। अधिकांश इनके फूके हुए कारतूस दूसरे दल के रिजेक्टेड लोगों को इन्होंने टिकट दिया। पहली बात, प्रशांत किशोर ने एक खो-खो का खेल खेला बिहार में, खो-खो का खेल खेला। खो-खो आपने खेला होगा, पीछे से जाके खो बोलता है और वो अगला ये खो-खो का खेल था कि आज आप पर आरोप लगाया, कल उन पर आरोप लगाया, परसों उन पर आरोप लगाया। ये आरोप 2-3 आरोप लगाते लगाते लोगों ने ये समझ लिया कि इनके आरोप में कोई दम नहीं है, या दम है तो ये दमखम के साथ आरोप लगाना नहीं चाहते, ये केवल थ्रेटनिंग के साथ एक हवा बनाना चाह रहे हैं। अगर जो उनके पास आरोप है तो वो कोर्ट जाएं, और कोर्ट से अगर जो वो आरोप को साबित करे तो फिर प्रशांत किशोर का ही नाम होगा, नाम न्यायालय का नहीं होने वाला है, जो आवेदन करता होगा उसी का नाम होगा। पर दूसरी बात, तीसरी बात, प्रशांत किशोर ने स्वयं को मैदान से बाहर किया, ये उनकी एक बड़ी भूल थी। यानी खुद का चुनाव उनका नहीं लड़ना। बाद में जिस तर्क को वो दिए कि अगर हम चुनाव लड़ते तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में उलझ जाते और हम प्रचार प्रसार में समय नहीं दे पाते, ये बात प्रशांत किशोर को जिस दिन पार्टी गठन किए थे उस दिन ही उनको पता होना चाहिए था। आपने चुनाव नहीं लड़ा तो एक ही गलती, आपने 2 विधानसभा क्षेत्र का कोर्ट भी कर दिया था कि हम वहां से लड़ सकते हैं। आप कोर्ट नहीं करते, कोर्ट किए थे तो लड़ते। प्रशांत किशोर कुल मिलाकर मुझे जो लग रहा है अभी, हालांकि ये मैंने मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी, छोटी मुंह बड़ी बात, क्योंकि उनका भाई चुनाव लड़ाने का वो व्यापार करते हैं, उनका रोजगार है चुनाव लड़ाने का। मैं प्रशांत किशोर की राजनीति को अगर जो डिकोड करता हूं तो मैं तुलना कर दूंगा, हालांकि इसको अदरवाइज ना कोई समझे। एक दौर था कि बिहार में कुछ लोग नेताओं को जिताने का रोजगार करते थे, जिनको बाहुबली कहते हैं। उसके बाद उन बाहुबलियों को लगा कि भाई इनको हम जिताते हैं, उससे बेहतर है कि हम ही आ जाए मैदान में। तो 1980 के बाद से वो बाहुबलियों का एक झुंड विधानसभा में पहुंचना शुरू हुआ। प्रशांत किशोर पार्टियों को जिताने का रोजगार करते थे, इनको लगा कि जब पार्टी को जिता सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं, लिहाजा ये ब्लाइंड गेम खेल रहे थे। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं है। और मेरे दूसरे सवाल पर आप आ जाइए कि कुल मिला के एक स्टेटमेंट जो प्रशांत किशोर के लिए है हमारा, कि प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं,
इनको अभी पॉलिटिकली मैच्योर होना का, ठीक है आप चुनाव जीताते होंगे, हराते होंगे, डाटा का खेल आप खेलते हैं, लेकिन डाटा का खेल यहाँ नहीं है। यहाँ जब चुनावी मैदान में जमीन पर आप उतरते हैं तो डाटा के साथ ये आटा का खेल होता है। और तेजस्वी यादव अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने कई किस्म के संदेह जताए हैं, मतगणना को लेकर के भी कुछ उलट-पुलट हो सकता है, और संभवतः उन्होंने जो उनका संदेह देखिए ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल आया है, इस एग्जिट पोल ने तेजस्वी यादव को थोड़ा डरा दिया है। जो एग्जिट पोल है और वोट प्रतिशत में इजाफा को तेजस्वी यादव ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ गए होते तो नहीं डरते, लेकिन जो कहा जा रहा है उससे वो डरे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये 2020 की तरह हमको रिप्लेस करेंगे। जबकि जो खबर आ रही है और जो मतदाता के मिजाज को हम समझ पा रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए मेरा ये कहना है कि ये 2020 नहीं रिपीट होगा। अगर रिपीट होगा तो 2010 रिपीट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार के पक्ष में होगा या विपक्ष में होगा, लेकिन मैंडेट जिधर भी जाए ये 2010 के मोड में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब जिसको भी मिलेगा उसको लैंडस्लाइड मैंडेट मिलने जा रहा है। चूंकि इजाफा 10% वोट का है, इसलिए हम क्लियर कट नहीं कह रहे हैं कि ये एनडीए के पक्ष में ही जाएगा या यूपीए के पक्ष में जाएगा, लेकिन इतना हम जरूर कह रहे हैं कि जिसके पक्ष में भी जाएगा ये लैंडस्लाइड मैंडेट होगा। और पॉलिटिकल पंडित जो लोगों को समझे हैं, मतदान की प्रैक्टिस को जो देखे हैं, लोगों से जो बातचीत किए हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने जो जिले जिले से खबर भेजी है, उन खबरों के आधार पर मैं ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए की ओर जाती हुई दिख रही है। लिहाजा तेजस्वी यादव सेफ साइड लेना शुरू कर दिए। कल तक ईवीएम पे भी ब्लेम आ जाएगा, परसों तक एसआईआर पे भी ब्लेम आएगा, जो ब्लेम आता रहा है। और एक ब्लेम तो उन्होंने ले लिया कि काउंटिंग को स्लो करके और कई जगह जीत हार के फासले को कम फासले वाले को पलटने की कोशिश होगी। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जिस तरीके से मतदान हुआ है, यकीन मानिए 10 से अधिक सीटें ऐसी नहीं होंगी जहां पर जीत हार का फासला 1000 वोट का होगा। जीत हार का फासला अभी अधिकांश सीटों पर 5000 से ऊपर में जाएगा, और 5000 से ऊपर का अगर फासला होगा तो वो मैनेजेबल नहीं हो सकता है। जैसा अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि मैनेजेबल नहीं होगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आपने खुद ज़मीनी स्तर पर जा कर के मतदान के दिन और उसके पहले भी लोगों से आप मिले। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार जो महिला मतदाता है उन्होंने करीब 71% मतदान किया है। पुरुषों के मुकाबले ये करीब 9.5% से ज़्यादा है। हालांकि अगर नंबर ऑफ़ वोटर्स आप देखेंगे तो पुरुष वोटर नंबर्स ऑफ वोटर्स में ज़्यादा मतदान किए हैं और महिला वोटर्स प्रतिशत में ज़्यादा वोट किए हैं। एक और जो सामान्य ट्रेंड होता है कि कोई भी जो परिवार होता है वहाँ पर जो महिला मतदाता हैं वह परिवार के पुरुषों के साथ चर्चा विचार विमर्श करने के बाद ही मत डालती हैं, जो सामान्यतः पर घर घर का एक लेखा जोखा है। क्या सच में महिलाएं नीतीश जी की तरफ गई हैं या फिर ये केवल आंकड़ेबाजी है? अच्छा, आप दोनों भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे जो पूरे भारतवर्ष में, बिहार में, इतिहास में ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं का कोई इकलौता नेता है तो वो नीतीश कुमार है। कोई और दूसरा दिखा दीजिए। कैसे? चाहे वो शुरू आने दिनों से पंचायतों में 50% का आरक्षण हो, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में साइकिल योजना ने तो क्रांति ही ला दी थी। तो या फिर और जिनको साइकिल दी गई थी अब वो मतदाता बन गए हैं। दूसरी बात, सरकारी 10,000 रुपया भी दिया जा रहा है। तो आप पूरे बिहार के इतिहास में देख लीजिए, भारतवर्ष में भी देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो महिला समाज का नेता हो और पुरुष होते हुए। तो महिलाओं के लिए जितनी आप शिक्षिकाओं को देख लीजिए, जितने नर्सेज हैं देख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के शासन में रोजगार ही नहीं मिला। हम आप गवाह हैं। 2005-06 से जो लोग 80 से 84-85 के बाद ट्रेनिंग करके बैठे हुए थे शिक्षक शिक्षिकाएं, एक बड़ा वर्ग था। 4 लाख 5 लाख कहाँ से आ गया वो उन लोगों को रोजगार मिला और 6,000 के वेतन से 5,000 के वेतन से आज 40,000 के वेतन पर आके वो खड़े हैं। सर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव और प्रशांत प्रियदर्शन, हम थोड़ा ये हो जाएंगे। आपका प्रश्न था कि 71%। हाँ, तो महिलाओं का एग्रेशन, यकीन मानिए, मुझे जो लगता है नीतीश कुमार को भारी बहुमत के साथ सत्ता में लेकर मैं जो समझता हूँ, देखिए नीतीश जिस राजनीतिक ट्रैप में हैं
उनके पास जो भी उनके पैरेलल जो भी नेता है उसके पास एक अपना वोट बैंक है। जैसे लालू प्रसाद यादव, तो यादवों का 14% वोट बैंक, और उसमें उन्होंने LK आडवाणी के साथ जो प्रयोग किया उसके कारण 19% 18% मुस्लिमों का भी वोट उनको आसानी से मिल रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार के पास मजबूरी थी एक वोट बैंक खड़ा करने की। तो उन्होंने आधी आबादी को ही खड़ा कर लिया। नीतीश कुमार के पास मजबूरी थी वोट बैंक खड़ा करने की, और वो जिस जाति से आते हैं वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकता, बहुत नॉमिनल संख्या है उनकी। लिहाजा नीतीश कुमार ने न सिर्फ महिलाओं को ही वोट बैंक के तौर पर खड़ा किया, आधी आबादी में उन्होंने सेंधमारी की है। वो पूरा वोट बैंक आधी आबादी उनका नहीं है, सेंधमारी उन्होंने जबरदस्त की, और आधी आबादी का आधा वोट के मालिक तो वो जरूर हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा दलित समाज में भी उन्होंने एक प्रयोग किया, पिछड़ा में भी एक प्रयोग किया। EBC और महादलित, ये दोनों शब्द नीतीश कुमार के गढ़े हुए हैं। और आज अगर जो नीतीश कुमार या NDA के पक्ष में लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो प्रेडिक्शन हो रही है, उसमें महिला, EBC और महादलित, ये 3 मतदाताओं का सबसे बड़ा योगदान काउंट किया जा रहा है। हम इस चर्चा गर्म को विराम की ओर ले जाएं, उसके पहले हम अंतिम सवाल के साथ आपके साथ आएंगे। वही सवाल है जो धीरेन्द्र जी से मैंने किया था कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, इन दोनों के द्वारा भी लगातार जो घोषणाएं की गई हैं वह करीब करीब NDA के द्वारा जो घोषणाएं हैं उसी के आसपास हैं। लेकिन आखिर कहाँ चूक हो गई कि एग्जिट पोल इन दोनों से अलग रास्ता दिखा रहा है? देखिए प्रियदर्शन, इतिहास भी आप जानते हैं, क्रांति कब होती है? जब जनता बहुत पिस रही होती है। पलायन का दंश है, आज कोई नया नहीं है। बेरोजगारी है, कोई नया नहीं है। तो सारे राज्यों की तुलना कीजिए, बेरोजगारी दर यहाँ कितना है? भाजपा शासित राज्यों से लेकर के कांग्रेस शासित राज्यों में ज़्यादा है। ये बिहार 8वें 9वें पोजीशन पे होगा अगर बड़े बड़े राज्यों को लीजिएगा। तो क्रांति तब होती ना, प्रशांत किशोर के पक्ष में ऑस्ट्रेलिया से बाहर से वोट करने के लिए उन्होंने जागरूक किया, अपने बेटे के लिए वोट दीजिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिए। अब सवाल है कि जो चीज़ हमें मिल रहा हो, ये जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन या हमसे पहले का जनरेशन, जिनको हम बता भी रहे हैं, हम गांव में गए, जो मुशहर का गांव था, वो कहता है कि बाबू 200-300 कमाते हैं, शांति से सुत लें। एक चीज़ और इसमें मार्के वाली है जो आप बोल रहे हैं, मैं उसी को थोड़ा सा इंडोर्स कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जब जब कहे कि बेटे के लिए वोट कीजिए, प्रशांत किशोर जब जब कहे कि अपनी विकास के लिए वोट कीजिए, तो उनके निशाने पर आ जा रहे थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर लोगों का नारा सवाल प्रशांत किशोर ने खड़ा किया, और नीतीश पर विश्वास लोगों का इसलिए हुआ कि नीतीश ने न सिर्फ कमिटमेंट किया, ये डिलीवर करके दे दिए। तो लगा कि जो प्रशांत किशोर सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मुझे नीतीश से मिल रहा है, तो फिर विश्वास नीतीश पे किया जाए। तो फिर जो तेजस्वी यादव और प्रशांत, इसीलिए हम बात कर रहे थे कि क्रांति तब होती है, जैसे घूमने से एक चीज तो लगा ना भाई कि नीतीश को कोई हटाना नहीं चाहता। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखी आपको? हमको नहीं दिख रहा था, कहीं नहीं, किसी वर्ग में नहीं। उस पैकेट में तो है ही जो स्वाभाविक तौर पर विरोधी है, वो पैकेट 2020 में भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग, जाति तौर पे मैं कह रहा हूँ, भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग कहता था कि नहीं अब तो नीतीश को हटाए। विरोध था, नफरत का भाव था। वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वहाँ ब्लाइंड अपोजिशन है। वहाँ तर्क के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर नहीं है, सीधे विरोध है। पूरा सवाल इसी का है ना कि कहीं हमको नफरत नहीं दिखा, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि नहीं एकदम हटाना है भाई, हटाना है और तेजस्वी को लाना है, ऐसा नहीं दिखा। तो 39% और 45% अगर 2020 वाला भी खेल हो तो दिक्कत क्या है? और वोट प्रतिशत जो बढ़ गया है, क्या यह कोई जादू करेगा? वोट का प्रतिशत मेरी जो समझ है, वो समझ मेरी वही है कि नीतीश ने जो सारी चीज़ें की है और SIR का मसला है, जो माने जिनको लग रहा है कि अरे भाई वो आ न जाए, एक खौफ भी है। नहीं, उनके वोटर भी, तेजस्वी के वोटर भी एग्रेसिव हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप देखिए हम जितने वोटों पर गए हैं, माने उनका जो पैकेट है वहाँ तो देख रहे हैं कि वो एकदम एग्रेशन में है और एकदम खड़े। 2020 में भी उन्होंने ऐसे ही चुनाव हम इसे अंत लेकिन इस बार महिलाओं को लेकर के जिस जंगल राज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, वह क्या जंगल राज आज भी आम लोगों के दिमाग में है? आप तो खुद घूम करके आए हैं। बिल्कुल है। हम जिस और इसका नुकसान हुआ है, मतलब प्रदर्शन 50 से नीचे आज, मतलब कि 1990 से आप 2000-2005 ले लीजिए, कितना हुआ उधर? 15 साल। इधर ले लीजिए 15 साल। तो जो 15 साल का लड़का उस समय होगा, या मान लिया 2000 तक ही कहिए, उसके दिमाग में तो है ना, चाहे लोग तो बताते हैं ना, तो परसेप्शन राजनीति का नहीं है। उनके दिमाग में ये भोजपुरी जो गाना इधर चला और उस गाना को जिस तरीके से भाजपा वालों ने डिकोड करके लोगों को समझा दिया,
वो उनके दिमाग में डाल दिया कि भाई जंगल राज था कैसा और जंगल राज आएगा तो सकता है कैसा कैसा। आएगा। तो ये था और राजनीति तो अवधारणा का खेल है, आप कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने वोट सवर्णों को भी अपना टिकट भी दिया बहुत सारे जगहों पे, आपस में खासकर भूमिहारों पे इस बार उन्होंने मेहरबान दिखे। हाँ, वो हाँ भूमिहारी खेले, वो जी। असली भूमिहारी खेल गए, आपस में ही लड़वा दिया। तो एक पैकेट नीतीश का विरोध जरूर कर रहा है, एक बड़ा पैकेट, लेकिन छोटे छोटे जो पैकेट जो उनको कुर्सी तक ले जाते हैं, आप कह सकते हैं कि कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट बिहार में होता है। तो अति पिछड़ा, दलित और उधर सवर्ण और पिछड़ों में कुशवाहा और कुर्मी, तब बात कहाँ रहती है। तो न्यूज़ 4 नेशन की टीम जो लगातार पूरे चुनाव के दौरान तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूमे, साथ ही साथ हमारे तमाम जो दोनों वरिष्ठ सहयोगी हैं और हमारे सभी रिपोर्टर्स हैं, उनके आधार पर इस बार के चुनाव में आखिर हुआ क्या, जो एग्जिट पोल अभी से इशारा कर रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश सरकार बन सकती है, एनडीए की वापसी हो सकती है। हमने यह समझने की कोशिश की। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या बिहार में जो कुछ हुआ है चुनाव में वह एग्जिट पोल के नतीजे इस बार 14 तारीख को भी सामने आएंगे या फिर बिहार में कुछ अलग आपके मिजाज से है। क्या होगा आप भी बताएं। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।